हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आप अपने तैयारी को बहुत मन लगाकर कीजिए क्योंकि इस साल खूब वैकेंसी है मेरे भाई। अगर इस साल नहीं लोगे जॉब तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दरोगा भी अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है और बीपीएससी का भी वैकेंसी नोटिफिकेशन बहुत अच्छा खासा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तैयारी में रहिएगा। जिनका सचिवालय का मेंस भी आपको बहुत जल्द देने वाला है, उम्मीद करते हैं। तो ऐसा है कि आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटीज है, इसको दोनों हाथों से लपक लेना है दोस्तों, ठीक है, और सफलता ले लेना है। और इसमें हमारा चैनल जो है आपका अच्छा खासा योगदान करने वाला है, याद रखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं जो एमसीक्यू सीरीज था। चलिए, ठीक है। कहता है, अशोक के किस अभिलेख को पहली बार पढ़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा कि इसको आप वीवीआई के श्रेणी में रख सकते हो कि अशोक के किस अभिलेख को पहली बार पढ़ा गया? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, भाबरू स्तंभलेख और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख को पहली बार क्या किया गया? पढ़ा गया। किसके द्वारा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये टी पैंथलर के द्वारा 1750 में क्या हो गया कि दिल्ली मेरठ अभिलेख को पहली बार, मतलब अशोक के पहली बार जो है, याद रखिएगा इस व्यक्ति का नाम टी पैंथलर ने क्या किया कि अशोक के अभिलेख को पहली बार खोजा। ठीक है, कब? 1750 में। और कौन सा अभिलेख खोजा? तो याद रखिएगा दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि अशोक के अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा? तो याद रख लेना बॉस, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इसको भी आप याद रखिएगा। और कब पढ़ा? तो 1837 में। अब ये आपसे पूछेगा, ये तो दिल्ली जो है मेरठ अभिलेख को पहली बार खोजा गया टी पैंथलर के द्वारा 1750 में, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा, लेकिन कौन से अभिलेख को पढ़ा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कौन सा? तो याद रखिएगा दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भाबरू स्तंभलेख है, इस अभिलेख में, मतलब स्तंभलेख में अशोक ये बोलता है कि मैं क्या हूं? मगध का सम्राट हूं। तो याद रखिएगा, मगध के सम्राट के रूप में अशोक ने अपने आप को किसमें प्रदर्शित किया है? तो भाबरू स्तंभलेख में। तो ये परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जितना भी अशोक के अभिलेख है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें अगर लिपि पूछेगा तो लिपि याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बीपीएससी में पूछा गया कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो इंपॉर्टेंटली आप इसको याद करिएगा कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं, याद रखिएगा, दाएं से बाएं मतलब इधर से इधर, याद रखिएगा दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ब्रह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो जैसे हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। दोस्तों, सिर्फ फैक्ट याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ये सचिवालय में भी क्वेश्चन आया था कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो आपको लिखी जाती है दाएं से बाएं। अगर पूछेगा ब्राह्मी लिपि तो बाएं से दाएं, याद रखिएगा। और खरोष्टी लिपि के जनक कौन थे? तो ऋषि खरोष्ट जो थे वो आपको खरोष्टी लिपि के जनक थे। तो ये भी सचिवालय सहायक में पूछा हुआ है। तो देखो दोस्तों, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि वन लाइन फॉर्मेट में पढ़ते गए, समझने का प्रयास करो यार, और उसको डीपली पढ़ो। और इसमें हमारा जो है आपका जो एमसीक्यू सीरीज है काफी योगदान देने वाला है, इसलिए काइंडली पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना मेरे भाई। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। हम वही क्वेश्चन हम लोग लाते हैं जो परीक्षाओं के लिए ऑथेंटिक होते हैं। उलूर जुलूर के क्वेश्चन हम लोग सेट नहीं करते मेरे भाई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जितना भी फैक्ट बताए हैं सब आपको दिमाग में रखना होगा।
और परीक्षाओं में ये सब प्रश्न आते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है, ये तो समझ लो कि सर एकदम छपने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, समझ लो कि छपता हुआ आपको एग्जाम में मिलेगा, छपा हुआ मिलेगा। कल आज ही का न्यूज है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का खिताब दिया गया, यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में शॉर्ट सब्जेक्ट का खिताब दिया गया। शॉर्ट याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म में शॉर्ट सब्जेक्ट का खिताब मिला, तो याद रखिएगा सर किसको मिला, बताइए। स्ट्रेंजर एट द गेट, हॉल आउट, द एलिफेंट विस्पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें बताइए। देखिए ये एकदम से आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। द एलिफेंट विस्पर को मिला डॉक्यूमेंट्री फिल्म के शॉर्ट कैटेगरी सब्जेक्ट में, याद रखिएगा शॉर्ट कैटेगरी में इनको मिला। अच्छा ये जो फिल्म है सर, इसको याद रखिएगा, ये जो फिल्म है ये तमिल भाषा में है, याद रखिएगा तमिल भाषा में है। और इसके जो डायरेक्टर हैं इसको भी याद रखिएगा, कार्तिकी गौंजलीवस इसके क्या हैं, डायरेक्टर हैं। तो समझ लेना कि ये फिल्म आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये अवार्ड वाला आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म मान के चलिए। ठीक है, तमिल भाषा की फिल्म है, कार्तिकी गौंजलीवस है और उनका नाम है द एलिफेंट विस्पर। इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको घोर के पी जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन आपके लिए जो है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि ऑस्कर में इस बार जो अवार्ड हुआ इसमें जो है हमारे फिल्मों का दबदबा रहा और बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, समझे। तो प्लीज इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में किस भारतीय गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला, समझ लीजिए कि एकदम मलाई क्वेश्चन है सर, आना ही आना है इसको। राउडी बेबी, नाटू नाटू, गुलेबा, आटू आटू, क्या होगा। बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, आप लोग मार दिए होंगे, नाटू नाटू। ठीक है दोस्त, काफी काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन ऑस्कर वाला, एकदम से इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा डिटेल से याद कीजिएगा। ठीक है, तो नाटू नाटू जो है दोस्तों ये तेलुगु भाषा में है, तेलुगु भाषा में है, याद रखिएगा। और ये जो नाटू नाटू जो फिल्म है, ये गाना है, ये नाटू नाटू गाना के गीतकार कौन है, याद रखिएगा। जो संगीत इन्होंने दिया है, संगीतकार एम किरवानी, याद रखिएगा एम किरवानी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा एक और इनके अगर डायरेक्टर पूछते इस और ये कौन से फिल्म का गाना है, तो याद रखिएगा ये डायरेक्टर है इनके एस एम राजमौली। ठीक है, राजामौली है इसके डायरेक्टर। और अगर पूछेगा किस फिल्म का है, तो RRR फिल्म का ये गाना है। और RRR फिल्म का डायरेक्टर कौन है, तो एस एम राजामौली। और याद रखिएगा एम किरवानी साहब क्या है, ये इसके म्यूजिक डायरेक्टर है इस गाने के। काफी बेहतरीन गाना है और काफी पॉपुलर भी हुआ, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, तो इसको याद रखिएगा। नाटू नाटू फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, तो याद रखिएगा। पूछेगा किस भारतीय गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, तो नाटू नाटू को। और ये आपको याद रखना, भाषा याद रखिएगा, संगीतकार का नाम याद रखिएगा, डायरेक्टर का भी नाम याद रखिएगा, जो RRR फिल्म के डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम से इसको कहीं लिख कर बार बार देखना, किसी ना किसी परीक्षा में आपको छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न कौन सा पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ये दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि थोड़ा घुमाकर ऑप्शन चेंज थे, लेकिन आपको बताइए कौन सा इसमें से पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है, कौन सा इसमें से पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है, बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा स्टार्च, ए नंबर। दोस्तों एक सीरीज बना दे रहे हैं आपके लिए, काफी मतलब फायदेमंद होगा आपके लिए, इसको एकदम से
आप उस सीरीज को याद कर लीजिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए मतलब संभावित के श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। देखिए, एक होते हैं मोनोसैकेराइड, एक होते हैं मोनोसैकेराइड, एक होते हैं डाइसैकेराइड, और एक होते हैं पॉलीसैकेराइड। इसको याद रखिएगा। मोनोसैकेराइड में कौन कौन आते हैं दोस्त? तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, और तीसरा आते हैं ग्लैक्टोज, और चौथा आ जाएंगे मैनोज। ठीक है दोस्तों, मोनोसैकेराइड कहने का मतलब है जब कार्बोहाइड्रेट सिर्फ सिंगल हो उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन आ जाएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। और इन सभी का सूत्र आपको एक ही होता है, C6H12O6। अगर पूछेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, एकदम याद रखिएगा। डाइसैकेराइड में क्या होता है दोस्तों कि दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलाकर क्या बना? सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है दोस्तों? सुक्रोज हो गया आपका डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज हो गया डाइसैकेराइड। यहां दो मोनोसैकेराइड मिलकर एक डाइसैकेराइड बना रहे, तो सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाकर क्या बनता है? माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज भी क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड हो गया। सुक्रोज भी क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड हो गया, याद रखिएगा। और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर क्या बना? तो याद रखिएगा लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? लैक्टोज भी क्या हो गया आपका? डाइसैकेराइड। पूछे भी जाते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर कौन सा डाइसैकेराइड बनाएगा? सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज, और ग्लूकोज यहां पर ग्लूकोज और ग्लूकोज होगा। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलाकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड में क्या हो जाएंगे? स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, याद रखिएगा, इनुलिन, काइटिन, ये सभी जो दोस्त हैं ये पॉलीसैकेराइड है। यानी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं तो उसे पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। तो स्टार्च, ये पिछला दरोगा में ये पूछ चुका है। और एक और है ग्लाइकोजन, ये भी पॉलीसैकेराइड में है। तो दरोगा में पिछला बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोजन किस में आता है, मतलब पॉलीसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में कि मोनोसैकेराइड में? तो आप क्या मारोगे सर? पॉलीसैकेराइड में। और जो काइटिन है ना, काइटिन ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। जो कीट आप देखते होंगे, तो कीट अंदर में उसका, और कीट का जो बाहरी आवरण होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है दोस्तों। और काइटिन में क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है। काइटिन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो जो कीटभक्षी पौधे हैं, जो कीटों को खाने वाले पौधे हैं, वो उस क्षेत्र में जहां उगते हैं वहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जो कीटभक्षी पौधे हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसको खा लेते हैं? कीटों को खा लेते हैं। और कीटों को खाने के कारण उनको नाइट्रोजन का पूर्ति हो जाता है। तो याद रखिएगा, कीटभक्षी पौधे जो है काइटिन का भक्षण क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनको नाइट्रोजन मिल जाए, क्योंकि जिस एरिया में वो पैदा होते हैं उस एरिया में नाइट्रोजन नहीं होता। तो ये भी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं दोस्त, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, आगे कहता है किसे ब्रेन शुगर कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको ढेर सारा शुगर का नाम हम बताए थे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज। अब इसमें बताना है कि कौन आपका ब्रेन शुगर है। लैक्टोज,
फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। क्या होगा आंसर? ये भी आई क्वेश्चन है। ब्रेन शुगर इसलिए क्योंकि ब्रेन के लिए शुगर का आवश्यकता होती है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, याद रख लेना है। तो लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में क्या आंसर होगा बताइए। सर जी इसका आंसर होगा क्या? ग्लैक्टोज। इसका आंसर क्या होगा? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर कहते हैं। अच्छा, दूध शुगर यानी कि मिल्क शुगर, मिल्क शुगर किसको कहेंगे? तो मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को। और फ्रूट शुगर, फल में जो मीठा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसके कारण होता है फल मीठा? जैसे आप जो फल खाते हो मीठा क्यों क्यों होता है? फ्रक्टोज के कारण, इसलिए इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज तो एनर्जी है, एनर्जी देता है, तो इसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं। ठीक है, कोशिका का ईंधन भी कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के बिना हमारा शरीर एक कदम चल नहीं सकता। तो कोशिका को एनर्जी देता है, कोशिका का ईंधन है, तो याद रखिएगा। इंसाइट एनर्जी देता है, तुरंत आप ग्लूकोज खाओगे तुरंत आपको एनर्जी मिल जाता है। तो ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। और ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए प्रश्न बन जाते हैं। और लैक्टोज और ब्रेन शुगर तो दरोगा में भी पूछा हुआ है। इवन दरोगा का किसी भी एग्जाम में बीपीएससी यूपीएससी में रेगुलर 100 प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबको कैच करके रखना मेरे भैया, और कॉपी पर लिखने का भी प्रयास करना, काफी काम का चीज है। ठीक है, आगे आइए। भारत की पहली जासूसी ग्रंथ कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि भारत की पहली जासूसी ग्रंथ कौन है? कौन कौन बताइए। मुद्रा राक्षस है ये, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, किरात जूनियम है ये, किरात जूनियम, और 10 कुमार चरितम। इसमें क्या होगा? यानी कि पहला जासूसी ग्रंथ कौन होगा? मुद्रा राक्षस होगा कि अर्थशास्त्र होगा कि किरात जूनियम होगा कि 10 कुमार चरितम होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा मुद्रा राक्षस। दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस को लिखे हैं सर विशाख दत्त। देखिए हमारे क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिलेगा। ठीक है, हम लोग जो है कहीं से छाप कर नहीं लिख देते हैं, उसके लिए प्रॉपर मेहनत किया जाता है और क्वेश्चन वही निकाला जाता है जो आपके परीक्षाओं के लिए जरूरी हो। सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको फायदा हो और आपको थोड़ा अलग जानकारी प्राप्त हो। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और ये भारत की पहली क्या है? जासूसी ग्रंथ है। और याद रखिएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बात, ये संस्कृत भाषा में है मुद्रा राक्षस, और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने, याद कीजिएगा, इसको मुद्रा राक्षस को हिंदी में अनुवाद किया। तो ये भी जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? कौटिल्य साहब। ठीक है, और अर्थशास्त्र नाम पर मत जाना इकोनॉमिक्स नहीं, इसमें जो है अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है, इसमें राजनीति की जानकारी है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलता है? तो राजनीतिक प्रशासन का जानकारी मिलता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर पूछ दे कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण, मतलब कितने लेसन, तो अधिकरण है 15, अर्थशास्त्र में अधिकरण है 15 और 180 प्रकरण है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, बीपीएससी कितना बार इसको पूछ चुका है। और अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। एकदम दबा के पढ़ना है भाई, याद रखिएगा। और किरात जूनियम, किरात जूनियम के लेखक कौन है? भारवी। तो ये परीक्षाओं में बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, ये दरोगा के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। स्रोत, इतिहास में स्रोत से प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन भारत में, तो हम लोग जल्दी उसको भी पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा। और 10 कुमार चरितम पुस्तक लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सर दंडी, और इसको भी आप परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। एक नेचुरल हिस्ट्री है, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो क्या मारोगे दोस्त? प्लिनी, प्लिनी है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे में चलते हैं। कहता है बृहदेश्वर,
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका सचिवालय में आया भी था, जो कैंसिल पेपर हुआ था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। काफी इंपॉर्टेंट है, VVI में इसको रख सकते हो आप, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अच्छा, कुछ और मंदिर का भी नाम आपको हम बता देते हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहां पर है? उड़ीसा में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया है? तो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का रथ मंदिर ये किसने बनाया? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा, बीपीएससी में पूछा था एक बार कि आपका अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है, अंकोर वाट का मंदिर जो है सर, याद रखिएगा, कंबोडिया में है। कहां पर? कंबोडिया में है। और कंबोडिया में है, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और एक और मंदिर है बोरोबुदुर, बोरोबुदुर का मंदिर जो है, याद रखिएगा, ये जो है ये कहां पर है? तो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। इसको भी याद रखिएगा, जावा द्वीप पर, याद रखना, जावा द्वीप पर यह स्थित है, जावा सुमात्रा द्वीप पर यह स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, आपका ये सब मंदिर को याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि चेरनोबिल, काफी इंपॉर्टेंट, बिहार के परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहां हुआ? काफी इंपॉर्टेंट सर कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहां हुआ? तो याद रखिएगा, कहां पर? ऑप्शन में है यूक्रेन, जापान, ठीक है, भारत, ठीक है। मान लीजिए कि इसको अमेरिका है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्या होगा? यूक्रेन, जापान, अमेरिका, भारत। ये चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहां हुआ? ठीक है, याद रख लेना, यूक्रेन में सर हुआ है। और यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था, सोवियत संघ रूस, अगर यूक्रेन नहीं रहे तो सोवियत संघ रूस लगाइएगा, क्योंकि यूक्रेन पहले किसका हिस्सा था? तो सोवियत संघ रूस का। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सोवियत संघ रूस का कब विघटन हो गया, कब अलग अलग भागों में बट गया? 15 देशों में अलग अलग भागों में टूटा था सोवियत संघ रूस। तो याद रखिएगा, देखिए चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहां हुआ था? तो सोवियत संघ रूस में हुआ था। और आपको 3-4 परमाणु दुर्घटना के बात बता रहे हैं सर, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना, 3 माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना, ये कहां हुआ था? 1979 में हुआ था, अमेरिका में, ठीक है। याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो दूसरा है चेरनोबिल। चेरनोबिल ये बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, याद रखिएगा, ये हुआ था 1986 में। कहां पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, ठीक है। सॉरी, चेरनोबिल अभी लिखवाए, यूक्रेन में हुआ है, ठीक है, यूक्रेन। और यूक्रेन नहीं रहेगा तो सोवियत संघ रूस लगाइएगा। और तीसरा जो है फुकुशिमा, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना, ठीक है। ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 2011 में। और कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। तो ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सब बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्योंकि भारत जो है अभी परमाणु ऊर्जा के लिए ज्यादा प्रयास में है, परमाणु से विद्युत उत्पादन करने के प्रयास में है। लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि अगर इसमें से बहुत ज्यादा रेडिएशन हो जाते हैं तो परमाणु दुर्घटना होने की भी संभावना होती है। इसीलिए इसका नेगेटिव पक्ष भी है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपको 3 परमाणु दुर्घटनाएं हैं, इसको याद रखिएगा। खासकर चेरनोबिल पर नजर बनाए रखिएगा, ये बिहार के परीक्षाओं के लिए अति इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन वही पढ़ो सर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बॉस उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पानी में नाइट्रेट, नाइट्रेट है ये, पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई इटाई है, इटाई इटाई रोग, दिल में छेद और मिनी माता रोग, क्या होगा इसमें। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, जितना भी इसके बारे में बोला जाए हम बताएंगे आपको कहां कहां इस दरोगा में क्वेश्चन आए। तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सर जी जितना एक्सप्लेनेशन हम देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए, उतना तेजी से आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो दोस्त, ठीक है। जितना कंटेंट हम लोग देते हैं उस रेशियो में हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप नहीं करते हो। अगर आपको यकीन मानो, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखोगे जो भी दरोगा में पूछे गए हैं या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे जितना भी अभी हम लोग सीरीज किए हैं उसमें बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। तो काइंडली जो है थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो है हमारा चैनल भी ग्रो करे और हम भी ग्रो करें और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाए। इधर उधर आप लोग बहुत सारे सब्सक्राइब कर देते हो जो आप लोग के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन जो आप लोग का यूजफुल चैनल है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो सर, ये गलत बात है, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब करने का भी प्रयास कीजिए, लाइक भी शेयर भी कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा इसमें से 3-4 बातें आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता से, पानी में अगर नाइट्रेट अधिक हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। पानी में अगर पानी में अगर जो है नाइट्रेट अधिक होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, ठीक है। पानी में ये सब याद कर लीजिएगा सर, ये सब जो है याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पानी में जब कैडमियम ज्यादा हो जाएगा, पानी में जब कैडमियम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा रोग होगा। पानी में जब कैडमियम ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, तो याद रखिएगा कौन सा रोग होगा, तो इटाई इटाई रोग होगा, इटाई इटाई रोग होगा। और ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और भी इसमें थोड़ा इसमें ध्यान देना है, ठीक है। क्या है कि एक और है पानी में पारे की अधिकता से, पानी में पारे की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो याद रखिएगा मिनी माता रोग होगा। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिनी माता रोग होगा, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो जितना भी स्पेशली आपको इस चीज में बताया जा रहा है भाई साहब, थोड़ा सा काइंडली उस पर वर्क कीजिए, थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, इस बात पर भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ठीक है। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, लिथोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा लिथोफाइट्स, यानी कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स। देखो दोस्त, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को हम लोग कहते हैं जीरोफाइट्स, याद रखिएगा। और जो लवणीय, जो नमकीन क्षेत्र है, लवणीय क्षेत्र में, लवणीय क्षेत्र में जो वनस्पति या पौधे उग रहे हैं उसको कहते हैं हेलोफाइट्स, और चट्टानों पर तो लिथोफाइट्स। और जो जलीय क्षेत्र में जो वनस्पति उग रहे हैं, जलीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में जो वनस्पति उग रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हेलोफाइट्स क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो याद रखिएगा। आगे कहता है प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? ठीक है, लाल, नीला, हरा, पीला, सफेद, किस में होगा? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण का जो ये होगा वो लाल और नीला में होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होगा? तो सबसे अधिक होगा लाल में और नीला में, और सबसे कम किसमें होगा दोस्त? सबसे कम होगा, याद रखिएगा, सबसे कम होगा हरा में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अम्लीय वर्षा के क्या कारण? ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है और बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का क्या कारण है? SO2, NO2, केवल SO2 याद रखिएगा, और ई में आप कर सकते हो कि SO2 प्लस NO2 दोनों। तो इसमें क्या होगा आपका? ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ई नंबर, यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड का होना जरूरी है। देखो दोस्त, एक चीज बता देते हैं कि जैसे क्या होता है, इंडस्ट्रीज होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उससे क्या होता है, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा कि इधर से मान लीजिए कि वायुमंडल में H2O है, जल है, और याद रखिएगा, और इधर से जो है आपका SO2 है, और SO2 और H2O मिलकर क्या बना लेते हैं? तो H2SO4 बना लेते हैं, और ये इसको कहते हैं हम लोग क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और याद रखिएगा H2O और NO2 मिलाकर याद रखिएगा HNO3 बना लेते हैं, HNO3, और ये जो अम्ल है इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो सबसे ज्यादा मतलब अम्लीय वर्षा कौन होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4। और सेकेंड नंबर पर अम्लीय वर्षा कराने में कौन सा अम्ल योगदान देता है? तो नाइट्रिक अम्ल। और किसके कारण नहीं होता है? तो SO2 और NO2 दोनों के कारण होता है। मस्त क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए, कहता है प्रीत जकर पुरस्कार 2023 किसे दिया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को, फ्रांसिस कैरे को, ठीक है, बालकृष्ण दोषी को, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर सर? इसका आंसर होगा डेविड चिपरफील्ड। याद रखिएगा सर, इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रीतजकर पुरस्कार है, ये जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई में रखिएगा। सर्वोदय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार सर्वोदय मतलब सबका उदय। ठीक है, जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है उसको भी आगे लाने का प्रयास किया जाता है, उसको कहते हैं सर्वोदय। तो सर्वोदय का जो विचार है सबसे पहले महात्मा गांधी ने लाए थे। तो ये भी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? काफी इंपॉर्टेंट है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम, दूसरे, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो क्या है दोस्तों कि जो प्रथम, दूसरा और तीसरा में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए? तो याद रखिएगा, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है,
दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 1932 में हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो अभी हल्का सा ये है, ठीक है। आगे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। ये रिपीट क्वेश्चन है, कल भी हम लोग हालांकि किए थे, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है था आपका, मानव संसाधन, यानी कि मानव भी तो एक संसाधन ही है सर, मानव नहीं रहेगा तो बहुत सारा काम नहीं, कुछ काम नहीं होगा। तो रिसोर्सेस है, तो उसको बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। संसाधन का मतलब क्या होता है कि उसको बचाने का भी प्रयास होता है, उसको बेहतरी करने का भी प्रयास किया जाता है। तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, ये भी तो आपका कल हम लोग कर चुके हैं। त्रावणकोर कप है ये, त्रावणकोर कप, और ये है स्वेथलिंग कप, स्वेथलिंग कप। का संबंध किस खेल से, टेबल टेनिस, टेनिस, फुटबॉल, बिलियर्ड्स है। तो याद रखिएगा टेबल टेनिस, कल हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। कहता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, मतलब 2-3 क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, सॉरी उसके लिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, की स्थापना कब हुई, 1988, 90, 92, 93, क्या होगा। इसको हालांकि हम लोग कर चुके हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1988 में, कल हम लोग इस पे चर्चा कर चुके थे। फिर भी आप याद रखिएगा, सेबी जो है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1988 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसको वैधानिक यानी कानूनी दर्जा, स्टेचुअरी इसको स्टेटस कब मिला, वैधानिक मान्यता कब मिला, तो याद रखिएगा वैधानिक मान्यता मिला इसको 1992 के एक्ट के तहत। दोस्तों एक होते हैं वैधानिक, एक होते हैं संवैधानिक। तो जिसका संविधान में वर्णन होता है उसको संवैधानिक कहते हैं, आज इसको कानून के तहत मान्यता प्रदान किया जाता है उसको वैधानिक कहते हैं। तो इसको 92 के एक्ट में इसको मान्यता प्राप्त दिया गया वैधानिक, इसीलिए ये एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक बॉडी है, कानूनी बॉडी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आपको, इसमें जो है 1992 का एक्ट था, तो इसको आप याद रखिएगा, 1992 का ये एक्ट था। चलिए आगे आते हैं। वर्ष 2021-22 में विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन बन गया, वीबीआई है सर, वीबीआई है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, रूस। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना होगा, भारत, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि चर्चा में रहा हिंदू वृद्धि दर का संबंध अर्थशास्त्र के किस शब्द से है, तो ये सकल है, ये सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बजट, आर्थिक समीक्षा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सर जी, सकल घरेलू उत्पाद। देखो ये सर जी जो है, ये हिंदू वृद्धि दर क्या होता है समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्या हुआ कि 1977-78 में, 1977-78 में क्या हुआ कि हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था का जो विकास का दर है वो लगभग 4% के हिसाब से जीडीपी में विकास हो रहा था। जबकि अमेरिका जैसे यूरोपियन देशों में, और अमेरिका या अन्य यूरोपियन देशों में 7.5 और 8% के हिसाब से जीडीपी में वृद्धि हो रहा था। तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि भैया हमारे देश में तो अर्थव्यवस्था 8 और 7 के स्पीड से भाग रहा है, और आपके देश में, भारत जैसे देश में अर्थव्यवस्था 4% की स्पीड से ही जा रहा है। तो इसी को लोगों ने कहा कि जो हिंदू देश होते हैं उसमें वृद्धि दर काफी स्लो होते हैं, मजाक बनाया इन्होंने, तो इसी को नाम दे दिया गया हिंदू वृद्धि दर। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो सकल घरेलू उत्पाद से है। किससे है, सकल घरेलू उत्पाद से है। और हिंदू वृद्धि दर का जो सिद्धांत है वो कौन सा विद्वान दिए थे, राजकृष्ण दिए थे। तो ये भी बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं।
कहता है किस सरकारी योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई है कि क्या होगा। मेक इन इंडिया, मनरेगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सा योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है सर? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब आया था? तो 2019 में आया था। किससे है? तो आप देखते होंगे गांव घर में क्या होता है कि बिजली का भारत सरकार बहुत सारा सब्सिडी देती है पटवन के लिए, सिंचाई के लिए, पंपिंग सेट, बोरिंग के लिए। तो अब जो होगा, अब ये सोलर पैनल बनेगा, यानी सोलर यानी कि सौर ऊर्जा के लिए, क्या मतलब, सौर ऊर्जा पर आधारित सोलर पंप, सोलर पंप दिया जाएगा जो किससे चलेगा? सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से। और इससे क्या होगा, इससे बिजली भी बचेगी और साथ ही साथ जो है सिंचाई भी अच्छा से हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध सोलर पंप के मतलब कम दामों पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। अच्छा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, हम लोग जो है चाइना का सामान इंडिया में बन रहा था, हम बहुत सारे सामान, चाइना का बहुत सारा सामान इंडिया में बिकता है, तो हमने बोला कि भैया हम जो है अपने देश का सामान अपने में क्यों नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा हमने अपने देश में खुद बनाएंगे और खुद दूसरे को बेचेंगे, इसी सिद्धांत पर आया था मेक इन इंडिया। तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को आया था। मनरेगा कब आया था सर? तो मनरेगा आया था, देखो मनरेगा 2 फरवरी 2006 को आया था। मनरेगा ये जो आया था, ये मनरेगा जब स्थापना हुआ था तो इसका नाम था नरेगा। और नरेगा का मतलब क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा कर दिया गया। और मनरेगा का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो याद रखिएगा ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। तो ये भी, यानी बेटी को बचाएंगे भी और बेटी को पढ़ाएंगे भी, लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए। और ये कहां से शुरुआत हुआ? तो पानीपत के, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुआ था, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम कहां है? तो याद रखिएगा हरियाणा में। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत पानीपत से हुआ था। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। उपन्यास विक्ट्री सिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रश्दी है। ठीक है, सलमान रश्दी है। ठीक है, शशि थारूर है ये, शशि थारूर, अरुंधति राय, नटवर सिंह। क्या होगा इसमें? इसमें दोस्त होगा सलमान रुश्दी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक और पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है, ये मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी है। काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। शशि थारूर काफी प्रसिद्ध है, ये राजनीतिज्ञ भी है और अच्छा लेखनी भी इनकी काफी बेहतरीन है। बहुत सारी किताबें जो है इनका इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो शशि थारूर का पुस्तक भी याद रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। बीपीएससी इसको पूछ चुका है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। इनकी और पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू, व्हाई आई एम हिंदू। और अभी इनकी लेटेस्ट पुस्तक आई है, याद रखिएगा, अंबेडकर द लाइफ, अंबेडकर द लाइफ। ये भी चर्चित पुस्तक है। और याद रखिएगा इनका एक और पुस्तक है सलमान रुश्दी का, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब याद करके रखिएगा मेरे भाई, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये हमारे जो वीडियो का जो वैल्यू है आपको तभी समझ में आएगा जब इसको पूरा देखिएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अरुंधति राय का भी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। और नटवर सिंह का इधर होगा में पूछ चुका है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो नटवर सिंह का पुस्तक का क्या नाम है? वन लाइफ इज
नॉट इनफ। याद रखिएगा, ये भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, एक और पुस्तक है इसी टाइप का, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं सौरभ गांगुली, जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे, सौरभ दादा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, एक और आपका जो है, ये सभी किताबों का नाम आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और पुस्तक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कौन लिखे? तो युवराज सिंह लिखे हैं। याद रखिएगा, जब इनको कैंसर हो गया था तो इन्होंने उस दौरान इस पुस्तक को लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला घोड़ा महोत्सव, महोत्सव है ये, काला घोड़ा महोत्सव कहां मनाया जाता है? उड़ीसा, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों, उड़ीसा में 2-3 उत्सव मनाया जाता है। उत्सव से क्वेश्चन दरोगा में रहेगा, जिससे अब कोई ना कोई, अब कौन रहेगा कहना मुश्किल, इसलिए सारा को पढ़ना जरूरी है। एक दिन क्लास में हम लोग आएंगे इसको लेकर। तो उड़ीसा में होता है नुआखाई, नुआखाई, ठीक है, रज पर्व, रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा। ये जो है, ये तीनों त्योहार जो उत्सव जो है कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में मनाए जाते हैं। याद रखिएगा। अगर आपको पूछेगा, अभी हाल में एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। दरोगा में एक बार क्वेश्चन आया था, थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है, जहाँ सबरीमाला का मंदिर है। याद रखिएगा, वो भी केरल में है। ये सब परीक्षा में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और काला चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। काला चावल महोत्सव ये यूपी में मनाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। कहता है कि वयस्क मताधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 321, 325, 326, 329। क्या होगा? वयस्क मताधिकार कहने का मतलब यह हुआ, इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा 326। दोस्तों, आपको पता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो वो उसको वयस्क माना जाएगा और उसको मत देने का अधिकार दिया गया है। तो ये किस आर्टिकल में है? 326 में है। अच्छा दोस्तों, पहले मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष थी, और 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। और इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था? तो याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन में जो मताधिकार था, उसका न्यूनतम आयु जो है उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। ये कब आया था? 1989 में आया था। और प्रधानमंत्री कौन थे दोस्त? तो राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री उस समय, और उनके समय ये आया था। इसको भी याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है इसका वर्णन, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए, गठन 324 में। निर्वाचन आयोग का गठन का वर्णन किस में है? 324 में। और निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। और इसलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा, और आपको जो है ये किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भाग 15 में है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। संविधान के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अय्याज रसूल थी। ठीक है। और संविधान बनने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। और संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। बताइए इसमें से क्या सही नहीं है? इसका है आंसर डी। क्यों? क्योंकि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। सही है। कुछ लोग मजाक भी उड़ाता है कि यार बहुत ज्यादा समय लग गए, लेकिन हमने बहुत बारीकी को समझा और देश विदेश से अच्छे अच्छे बातों को समझने में हमें इतना समय लग गया। ये नहीं कि हम
कोई अगर हम पे आरोप लगाता है तो बहुत गलत, क्योंकि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा संविधान है। तो कितना दिन बनने में लगा ये मायने नहीं रखता है, कितना बेहतर बना ये मायने रखता है। तो ये सही है। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अय्याज रसूल थी, ये भी सही है। और संविधान बनाने में टोटल 64 लाख रुपए लगे थे उस दौरान, काफी इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को नहीं हुई थी। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, संविधान का निर्माण का पूरा बढ़िया वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, चैनल में जाइए और उसको देखिए। नहीं देखे हैं तो उतना बढ़िया मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो एक बार जाकर आप उसको देख लीजिए, तब आप कहिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात के समय है ये? राष्ट्रीय आपात के समय, इसको काट लीजिएगा। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, इसको काट लीजिएगा। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 356। क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा दोस्त अनुच्छेद 359। आपको पता है सर कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन जो है अनुच्छेद 352 में है, कि राष्ट्रीय आपात जो है इसका वर्णन जो है आपको 352 में है। और राष्ट्रीय आपात जो है वो 3 आधार पर लगते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, यानी कोई अगर दूसरा देश हमारे पर आक्रमण कर लिया या युद्ध हो रहा है। और याद रखिएगा, एक होते हैं आंतरिक अशांति। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया, तो इसको याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अब ये 3 आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगते हैं। और राष्ट्रीय आपात लगाता कौन है? राष्ट्रपति साहब लगाते हैं, याद रखिएगा। और ये क्या होते हैं कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन 2 मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपात में सस्पेंड नहीं होते, वो कौन है? 20 और 21। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। बट 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार है जो सस्पेंड नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। और भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगे हैं, 1962, 1971 और 1975। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन क्या दे रहा है? एमसी सीतलवाड़, बी नरहरि राव, केसी नियोगी, सीडी देशमुख। क्या होगा इसमें? याद रखिएगा, सीडी देशमुख होगा। आइए, बी नरहरि राव कौन थे? तो भारत के पहले कैग थे, भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका एमसी। और दूसरा पूछेगा कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा कौन? केसी नियोगी, याद रखिएगा। और आपका सीडी देशमुख क्या थे? तो रिजर्व बैंक, स्वतंत्र भारत के रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर होगा एमसी सीतलवाड़, भारत के पहले महान्यायवादी थे। चलिए, इसको याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या हुआ? शुरुआत हुआ, क्योंकि गांधी जी का उस दिन क्या था? जन्मदिन था। याद रखिएगा। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था। केंद्र में ये द्वैत शासन है, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया
अखिल भारतीय संघ बनाने की बात इसमें कही गई और प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा कौन सही नहीं है तो याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया ऐसा नहीं है, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम का पूरा अच्छा से वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है चैनल का, जाकर वहां से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, काफी बढ़िया से समझाया हुआ है। आगे आते हैं, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो याद रखिए कौन होगा, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, इस समिति इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा इसका होगा प्राक्कलन समिति। दोस्तों क्यों? क्योंकि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और 15 जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं याद रखिएगा कहां से होते हैं, राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं केवल कहां से होते हैं, याद रखिएगा लोकसभा से होते हैं। केवल कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और सार्वजनिक उपकरण समिति में भी टोटल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, आपका प्राक्कलन समिति। लेकिन अंतर बस ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में आपका लोक लेखा समिति में होते हैं, सार्वजनिक उपकरण समिति में भी लोकसभा राज्यसभा से होते हैं, लेकिन जो है प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। आपके परीक्षाओं के लिए काफी काफी जरूरी है, पूछ देगा कि कौन सा ऐसा समिति है जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो क्या मारिएगा, प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ा कौन होगा, प्राक्कलन समिति। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है आगे आइए, न्यायाधिकरण, ये दरोगा में ये सचिवालय में क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा काफी वीवीआई है। न्यायाधिकरण मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल होते हैं। ठीक है, न्यायाधिकरण का गठन होगा कि ये किस संविधान संशोधन में किया गया है, 44वां, 42वां, 24वां, 61वां, क्या होगा इसमें बताइए। इसका आंसर होगा याद रखिएगा 42वां, वीवीआई है। ठीक है, न्यायाधिकरण। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान में बहुत सारे चीज इसी संशोधन से जोड़े गए, निकाले गए। तो इस तरह दोस्तों हम लोग जो है पूरा 31 वीडियो का आपका मतलब जितना भी क्वेश्चन था हमने लाने का प्रयास किया। अगर हमारा ये प्रयास सही लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, आप हमारे लिए काफी अच्छा होगा। और खूब मन लगाकर पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट।